के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी का एक ऑप्शनल पेपर होता है, यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में हमारी रैंक कितनी आएगी वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शनल में कितने मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप यूपीएससी मेंस में आपके जीएस तो है ही है, बट यूपीएससी मेंस के ऑप्शनल पेपर में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो उसके बेस पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। अगर किसी के जीएस में अगर इक्वल अप डाउन अप टू ज़्यादा नंबर्स का डिफरेंस नहीं होता है तो आपके ऑप्शनल जो है वो वहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो हाउ कैन मैनेज दिस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल in exam session? So how can frame our mains answer in anthropology optional? तो आज हम इसी को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उस पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। उसके नेक्स्ट सेशन में जो कि बहुत ज़्यादा जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल टॉपिक्स विच आर गिवन इन यूपीएससी सिलेबस एज एन ऑप्शनल पेपर। ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ह्यूमन जेनेटिक्स का। अब इस कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के टर्म्स में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है मेथड्स एंड एप्लीकेशन। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से है कि आप बहुत ईजी वे में फ्रेम कर सकते हैं। आप यहाँ वैल्यू एडिशन जो भी आप नोट्स बना रखे हैं, नोट्स बुक बनी हुई है, आप उनसे रीड कर सकते हैं। बट जो एक मॉडल आंसर, ये मॉडल आंसर है, आप मॉडल आंसर है बट आप इसको जेन्युइन मत मानिएगा। बस एक ये मॉडल के तौर पर मैं आपको फ्रेम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके नोटबुक में लिखा हो, आपने रीड किया हो, बस उसी को लिखना, बट इसमें वैल्यू एडिशन कर देना है, ठीक है। और बट ये कह रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा कि ह्यूमन जेनेटिक्स को जो चैप्टर है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक साल में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देता है। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड आगे देखेंगे कि 2023 में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो समझिए 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन ये ह्यूमन जेनेटिक्स के चैप्टर से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब मेथड्स एंड एप्लीकेशन पूछा जाए, जो हम पीवाईक्यू में आगे चल के देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड, ओके। और यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है ह्यूमन जेनेटिक्स में मेथड्स एंड एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन्स. It encompasses various methods and applications that help us understand genetic disorders, human evolution, genetic basis of human traits. Okay? तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। आप इनके मेथड्स देख सकते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स से क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो आप इन्हें वैल्यू एडिशन के तौर पर अपने नोटबुक में ये कॉपी कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। वहाँ पर जाके जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया, मेथड्स के क्वेश्चन आए, तो आप उसमें लिख सकते हैं। और ये ह्यूमन जेनेटिक्स से किसी भी क्वेश्चन में आप फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, जेनेटिक मेथड्स। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन मेथड्स को।
तो फर्स्ट मेथड ह्यूमन जेनेटिक्स का है जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जीनोटाइपिंग, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो भी इनके एप्लीकेशन, जो भी इनके मेथड्स हैं वो आप अपने नोटबुक से पढ़ सकते हैं। ओके, मैं केवल यहाँ क्वेश्चन फ्रेम करवा रहा हूँ कि कैसे हमें टैकल करना है। और जीएस और ऑप्शनल में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि कैसे हम जीएस में फ्लो चार्ट, बुलेट पॉइंट्स और जो डायग्राम्स है उनका यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम उन चीज़ों का उतना यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पर नीड है वहीं यूज़ करेंगे। बट हम एक फ्लो वे में आंसर को फ्रेम करते हैं। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट है क्रिस्पर Cas9 लिंकेज एनालिसिस एसोसिएशन स्टडीज़। तो ये इसके मेथड्स हैं। और साइटोजेनेटिक, ये भी एक मेथड है ह्यूमन जेनेटिक्स का। ओके, और देखिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन, जैसे सिलेबस में दिया है कि मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इन मैन फैमिली स्टडी। ओके, तो यहाँ एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस आप यहाँ ऐसे लिख के देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशंस हैं जो कि मेडिकल जेनेटिक्स में क्या क्या एप्लीकेशंस है ह्यूमन जेनेटिक्स के, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड डिजास्टर डायग्नोसिस और फार्माकोजेनोमिक्स। ओके, ये फार्माकोजेनोमिक्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है ह्यूमन जेनेटिक्स से, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। जीन थेरेपी है, फॉरेंसिक जेनेटिक्स है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, जैसे कि एड्रेसिंग एथिकल इशूज लाइक जेनेटिक टेस्टिंग, प्राइवेसी, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंसेंट। तो आप इन्हें ईजी वे में आप उन्हें लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे ही फ्रेम करना है। ठीक है, यूपीएससी पेपर में। और आप कंक्लूजन दे सकते हो इसका कि ह्यूमन जेनेटिक्स इज ए रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड दैट हैज़ profound implications for medicine, biology and society. Its methods and applications continue to expand, offering new opportunities for understanding and improving human health and well-being. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिंपल सा कंक्लूजन है, क्योंकि ये मॉडल कंक्लूजन, आप अपने आप से कंक्लूजन दे सकते हो कि ह्यूमन जेनेटिक्स में और को क्या क्या, मतलब फ्यूचर जो करंट में रेलेवेंट क्या है ह्यूमन जेनेटिक्स का, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। और फ्यूचर में इसका क्या यूज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ PYQ देखिए कि कैसे PYQ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स यूज्ड इन जेनेटिक स्टडी ऑफ मैन। तो वही मेथड्स से, ये जो मेथड्स थे इन्हीं मेथड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मेथड्स को यूज कर सकते हैं और इन्हें आप अपने नोट्स बुक में इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आप नहीं लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट की बात की गई है और ये 1997 में पूछा गया, जो कि अभी भी ये रेलिवेंट है। क्वेश्चन की यूपीएससी पूछ सकती है कि रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक टेक्निक्स, और इसमें कमेंट करना है कि पोटेंशियल सोशल सिग्निफिकेंस, ये जेनेटिक टेक्निक्स का क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए यहाँ एप्लीकेशन ही, यहाँ मेथड्स और एप्लीकेशन कई बार किसी भी टर्म में पूछ रहे हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन जेनेटिक्स का, जेनेटिक टेक्निक्स का, और उनके एप्लीकेशंस क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि वाई आर जेंडर स्टडीज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस दीज डेज। अब यहाँ जेंडर स्टडीज़ मीन्स कि जेनेटिक स्टडी भी हो सकता है, और वहाँ पर जो आगे पढ़ेंगे ट्विन मेथड, तो वहाँ पर ये जेंडर स्टडीज़ जो है वहाँ पर भी ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ सकता है। और असेस द कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू जेंडर स्टडीज़, अब यहाँ क्या क्या एंथ्रोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन रहा जेंडर स्टडीज़ में, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पे डिग्री एनालिसिस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पे डिग्री मीन्स एक फ्लो चार्ट होता है जिसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसका, जो
अपने रिलेटिव्स होते हैं या अपने जो डिसेंट है लिनिएज हैं, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन जो भी एंसेस्टर्स, उन्हें जो है इस फ्लो चार्ट में दिखाया जाता है, तो उसी पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया है कि पेडिग्री एनालिसिस इज अ फंडामेंटल मेथड यूज्ड इन ह्यूमन जेनेटिक्स टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ये याद रखना, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद इन फैमिलीज। हाँ, तो जैसे भी जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिसीजेज जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन इवॉल्व होती हैं थ्रू हेरिडिटरी, ओके, इनहेरिटेंस के तौर पर वो जैसे जेनेटिकली अफेक्ट करती हैं, तो उनको दिखाया जाता है, शो किया जाता है, उस एनालिसिस को शो किया जाता है और एनालिसिस करते हैं कि वो फादर से आया, किस पेरेंट्स से आया, फादर से आया, मदर से आया, या उनके जो पुराने जनरेशन्स थे उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर उनसे आया, तो कैसे क्या होता है उसको शो करने के लिए यहाँ पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस है। यहाँ पर मेथड्स क्या होते हैं पेडिग्री एनालिसिस के, जो कि कंस्ट्रक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, जैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड और रिसेसिव है, क्या उसका पैटर्न है क्रोमोसोम्स का, ओके, डोमिनेंट है रिसेसिव है या डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड जो एक्स क्रोमोसोम है वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है, तो वो यहाँ पर देखा जाता है। सेग्रीगेशन एनालिसिस, ये सेग्रीगेशन एनालिसिस क्या है, सेग्रीगेट करना, चीज़ों को एनालाइज करना कि कैसे एक ट्रेट या डिसऑर्डर जो है सेग्रीगेट होता है इन फैमिली में, डिटरमाइन टू मोड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, कौन से मोड में इनहेरिटेंस के रूप में आया है उस जनरेशन में, ओके। कैलकुलेट सेग्रीगेशन रेशियो क्या है, रिस्क कैलकुलेशन करते हैं कि एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन द फैमिली इनहेरिटिंग और पासिंग ऑन अ जेनेटिक ट्रेट और डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेडिग्री एनालिसिस शो करता है, और लिंकेज एनालिसिस भी करते हैं, मॉलिकुलर जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये मेथड्स यूज़ कर सकते हो। अब प्रिंसिपल क्या है, जैसे प्रिंसिपल मैंने बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, क्या है वो चीज़, कैसे क्या, और कौन सा क्रोमोसोम किस पर इफेक्ट करता है, ठीक है, 100% इफेक्ट करता है और 50% या फिर इफेक्ट ही नहीं करता, तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये प्रिंसिपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। और अब आया जो क्रूशियल है वो एप्लीकेशंस, पेडिग्री एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है। क्वेश्चन PYQ में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि अभी हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो PYQ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट to tackle this UPSC exam, either it is a GS or either it is a optional paper, okay, each and every paper। प्रीलिम्स में भी देखिए कि आप प्रीलिम्स में जो भी PYQ के बेसिस पर ही प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो आप PYQ को ही इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर PYQ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। PYQ इज़ ऑल अबाउट द क्लियरिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम, एक ओके। हाँ, तो एप्लीकेशंस क्या है कि आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक काउंसलिंग, रिसर्च, एवोल्यूशनरी स्टडीज़। तो आप इनको देख सकते हो कि आपने पढ़ रखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है। जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग की एक फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है जो रिस्क है किसमें, फैमिली में, किसके थ्रू, जो इनहेरिटेंस या पासिंग ऑन जेनेटिक कंडीशंस, जैसे कि डिफेक्ट ऑर्डर हो गया कि पेरेंट्स के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग में आया, बच्चों में आया, ठीक है। और असिस्टिंग इन फैमिली प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये मैनेजमेंट के अंदर की जो भी प्रोसेस होता है वो जेनेटिक काउंसलिंग होती है, ठीक है। रिसर्च, एवोल्यूशनरी स्टडीज़, ये सब में वर्क किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस को यूज किया जाता है इन दिस एप्लीकेशंस में। पेडिग्री एनालिसिस जैसे ये है कंक्लूजन, आप कंक्लूजन को फ्रेम कर सकते हो या आपने जो भी अपने तौर पर कंक्लूजन लिख सकते हो वो इसमें लिख सकते हो, ठीक है। PYQ देखो कि राइट अ नोट इन 150 वर्ड्स ऑन पेडिग्री एनालिसिस इन जेनेटिक काउंसलिंग। देखो हम अभी जो है जेनेटिक काउंसलिंग
को अभी पढ़े कि एप्लीकेशंस में ये है जेनेटिक काउंसलिंग, इसको कैसे पेडिग्री एनालिसिस को कैसे यूज किया जाता है टू स्टडी जेनेटिक काउंसलिंग। तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा रोल अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशंस को याद रखें, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ रेलिवेंट है और रेलिवेंट एग्जांपल आप पुटअप कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 देखो 2022 में ही आया था पेडिग्री एनालिसिस इन जेनेटिक काउंसलिंग, और 2007 में एक क्वेश्चन आया था पेडिग्री एनालिसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पेडिग्री एनालिसिस पर। और पेडिग्री एनालिसिस जो है आप उसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके मेथड्स लिख सकते हो और उसके एप्लीकेशंस लिख सकते हो, तो आप जो ऊपर देख के आए। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्विन स्टडी। अब ट्विन स्टडी ये मैंने पहले बताया था कि जो एक क्वेश्चन था, वन सेकेंड, जैसे क्वेश्चन था जेंडर स्टडीज गेनिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज, असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू जेंडर स्टडीज़। तो यहाँ पर ट्विन स्टडीज़ का भी, जैसे ट्विन स्टडी क्या होती है, कहाँ पर यूज किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, तो वो सब हम देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे कि ट्विन स्टडीज़ क्या होता है, एक वाइटल मेथड होता है इन ह्यूमन जेनेटिक्स में टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेनेटिक एंड environmental factors to various traits and behaviors. By comparing the similarities between different types of twins, researchers can infer the extent of which genetics and environment influence particular traits. Here are the key methods and principles of twin study. तो आप देख सकते हो कितनी easy definition है, कितनी simple definition है, आप इसे यूज़ कर सकते हो जब क्वेश्चन ट्विन स्टडी पर आए। तो यहाँ मेथड्स क्या है, तो सबसे पहले टाइप देखेंगे कि टाइप क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विन और डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट्स इनटू टू। जो कि सिंगल फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो स्प्लिट होते हैं दो में, रिजल्टिंग इन टू इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो दो आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल ही इवॉल्व होते हैं उस चीज़ से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। डाइजाइगोटिक ट्विन क्या होते हैं, ये अलग अलग जो दो सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। मोनोजाइगोटिक क्या है, मोनो मीन्स सिंगल फर्टिलाइज्ड एग होता है, और डाई मीन्स डबल मीन्स टू सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वहाँ से जो है वो इवॉल्व होता है। एंड शेयर अबाउट 50% ऑफ देयर, मतलब ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, 50% ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल जो है वो शेयर करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, सिमिलर टू रेगुलर सिबलिंग्स। ठीक है, 50% डिफरेंट होते हैं और 50% आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल मीन्स नहीं होते, बट यहाँ 50% जो है सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर उनके जेनेटिक ट्रेट्स जो मैच करते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड होता है ट्विन स्टडी का, डेटा कलेक्शन एक मेथड होता है। किसका डेटा कलेक्शन होता है, जैसे रिक्रूटमेंट का, फेनोटाइपिक असेसमेंट, जेनेटिक टेस्टिंग, तो इन चीज़ों का यहाँ पर डेटा कलेक्शन होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ट्विन स्टडी का, जैसे कि इंटरपेयर कोरिलेशंस, हेरिडिटी एस्टिमेट्स, ये सब यहाँ पर ट्विन स्टडी में के मेथड्स में किया जाता है। डिस्कॉर्डेंट ट्विन स्टडीज़, ये डिस्कॉर्डेंट ट्विन स्टडीज़ क्या होती है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो। तो लॉन्जिट्यूडनल ट्विन स्टडीज़, ये लॉन्जिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल ये क्या है, आप यहाँ पर ट्विन स्टडी में पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या, एप्लीकेशंस जो है इज मोर क्रूशियल टू फ्रेम एनी आंसर रिलेटेड टू ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, तो एप्लीकेशन देख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी, कि उसका ट्रेट कैसा है, इंटेलिजेंस कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैसा है, फिजिकल हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो आप यहाँ पर हेरिडिटी के बेस पर आप ट्विन स्टडीज़ के एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या है कि वहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग का बिहेवियर क्या है, जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है उसके बिहेवियर में, तो सब्सटेंस, जैसे कि सब्सटेंस यूज़ पूरी तरीके से वो कैसे बदल सकता है, और पूरी तरीके से उसका बिहेवियर जो उसके लाइफ स्टाइल में होगा वो क्या होगा, एजुकेशनल अटेनमेंट कैसे, कहाँ तक एजुकेशन अटेनमेंट कर सकता है, वो कहाँ पर रिलेट कर सकता है
चीज़ों को कहाँ कैसे क्विक कनेक्ट कर सकता है, ये सब उसके इस ट्विन स्टडीज़ को वो करते हैं कि स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे उनका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, एजुकेशनल अटेनमेंट, ये सब उनका कैसे रहने वाला है, वो इससे स्टडी करते हैं। मेडिकल जेनेटिक्स में इसका यूज़ क्या है कि स्टडी द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीजेज एंड डिसऑर्डर, डिसीजेज और डिसऑर्डर को ही स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स फॉर दीज कंडीशंस। तो वेरी सिंपल जो है आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में अगर यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया है, तो आपको नंबर भी काफ़ी अच्छा मिल जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसका ट्विन स्टडी में क्या यूज़ है, जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ये भी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एपीजेनेटिक्स इन्वेस्टिगेटिव, ये एपीजेनेटिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कीवर्ड को फ्रेम करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्विन स्टडी एप्लीकेशंस में। देखो ये जो है कंक्लूजन है ऑन ट्विन स्टडी। तो कंक्लूजन कैसे दे सकते हो कि ट्विन स्टडीज़ हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स एंड डिजीजेज बाई लेवरेजिंग द यूनिक जेनेटिक relatedness of twins. Researchers can disentangle the complex interplay between nature and nurture. एक क्वेश्चन नेचर एंड नर्चर से भी आया था, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो आप यहाँ पर नेचर एंड नर्चर जो कि ट्विन स्टडी है, उसी में आप देख सकते हैं कि नेचर नर्चर क्या है और कैसे इसे क्या एप्लीकेशन है, नेचर एंड नर्चर जो ऑफ स्प्रिंग की है कैसे जज कर सकते हैं, ये सब इस पर दिया है, ठीक है। ट्विन स्टडी में यूज करते हैं, ट्विन स्टडी में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, मेडिसिन एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर एक नेचर एंड नर्चर का कॉन्सेप्ट था जो ये है, ठीक है, नेचर एंड नर्चर। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जब उसके अंदर पढ़ेंगे तो आप उन्हें जज कर पाएंगे कि यूपीएससी आखिरकार क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर रहा है। जैसे कि नेक्स्ट में देखते हैं कि कहाँ पूछा था, ये है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यहाँ पोस्टर चाइल्ड के उसमें दिया है। ये डिस्कस द रोल ऑफ ट्विन इन नेचर नर्चर प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 1999 में, ठीक है। तो आज भी ये रेलिवेंट है। आप PIQ जो भी ऑप्शनल के गिवन है, सारे PIQ आप करो, कोई मैटर नहीं करता कि आप जो है कितने साल के कर रहे, नहीं, सारे क्वेश्चन जो है आप एक बार देख लो, ठीक है। तो उससे जो है आपको एक एज मिलेगी कि कैसे क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और कैसे मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो है काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो यहाँ पर जो है हम कल और डिस्कस करेंगे फोस्टर चाइल्ड से, ठीक है। तो फोस्टर चाइल्ड कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशन से मेथड्स क्या है, उसके आगे जो भी कल और हाँ ठीक है। तो कल जो है हमारा ये ह्यूमन जेनेटिक्स का चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नहीं ख़त्म होगा तो फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।